नमस्कार दोस्तों आपने एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे के बारे में सुना ही होगा। यही वो दो लोग हैं जिन्होंने पहली बार दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया था। लेकिन सुनने में यह जितना आसान लगता है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही कठिन है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे आगे बढ़े और अपनी जीत हासिल की। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करें कि एडमंड हिलेरी कौन थे। तो एडमंड हिलेरी का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। इनके पिता का मधुमक्खी पालन का बिजनेस था। यह बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने या माउंटेनिंग के शौकीन थे। तेनजिंग नोर्गे की बात करें तो यह तिब्बत के निवासी थे। बाद में यह नेपाल में बस गए। यह बचपन में बहुत ही शरारती थे, 2 बार घर से भाग चुके थे और एक बार तो सन्यासी बनने के लिए भी भाग चुके थे। भारत में या सिक्किम में बस गए और उसके बाद उन्होंने शेरपा का काम शुरू किया। आपको बता दें कि शेरपा उन लोगों को कहा जाता है जो नेपाल में पहाड़ियों पर रहते हैं और माउंटेन पर चढ़ने वाले लोगों की मदद करते हैं, उनके साथ पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, क्योंकि इनको पहाड़ों में रहने, किस तरह से सर्वाइव करना है, क्या क्या परिस्थितियों में कैसे करना है, इनको सभी तरह की जानकारियाँ होती हैं। तो अब बात करें इस अभियान की, तो इसके पहले बहुत से अभियान हुए थे। यह दल ब्रिटेन का दल था। ब्रिटेन इससे पहले कई दल भेज चुका था, लेकिन यह दल जो 1953 में भेजा गया, इसके कमांडर थे जॉन हंट। जॉन हंट अपने दल के साथ इंग्लैंड के टेलबरी से मुंबई आए और मुंबई से होते हुए 20 फरवरी को काठमांडू पहुंचे और एडमंड हिलेरी सीधे न्यूजीलैंड से काठमांडू पहुंचे थे। मार्च के शुरू में 20 शेरपा, 15 पोर्टर के साथ इस दल में हिलेरी और नोर्गे भी शामिल हुए। पोर्टर वो लोग हैं जो सामान लेकर इनका नीचे से ऊपर जाते हैं, उनको पोर्टर कहा जाता है। यह हिलेरी का तीसरा प्रयास था और नोर्गे भी इससे पहले 6 प्रयासों में असफल हो चुके थे। उनका भी यह 7वां प्रयास था। जब सभी लोग जाने को तैयार हुए तो नोर्गे पिछले 6 असफलताओं से बहुत, तो नोर्गे ने सबसे कहा कि अगर वो आगे बढ़ने को कहेंगे तो उनको कोई रोकेगा नहीं जाने से। अगर आप इस बात पे राजी हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वह इस बार वापस नहीं आना चाहते थे। यही हाल हिलेरी का भी था। वह भी 2 बार वापस आ चुके थे और पिछली बार तो उन्होंने एवरेस्ट को चुनौती दी थी कि मैं फिर आऊँगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, तुम्हारी ऊंचाई वही रहेगी, लेकिन मेरा हौसला उस समय तुमसे ज़्यादा होगा और उस समय तुम्हारे ऊपर जीत हासिल करूँगा। जब सभी लोग मान गए तो नोर्गे और हिलेरी उनके साथ आगे बढ़े। ये सभी लोग 26-27 मार्च को थियोनबर्ग से होते हुए बेस कैंप पहुँचे। बेस कैंप वह जगह है जहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है। इसके बाद जॉन हंट ने आगे बढ़ने का प्लान बनाया और कहा कि हम चोटी पर चढ़ने का 3 प्रयास करेंगे और हर एक प्रयास में एक दल जाएगा जिसमें 2 लोग होंगे। इस तरह से उन्होंने 3 दल बनाए। 7 मार्च को पहला ग्रुप, जिसमें चार्ल्स इवान और टॉम बॉल्डरलिन थे, दोनों बेस कैंप से आगे के लिए रवाना हुए। दूसरे ग्रुप में हिलेरी और नोर्गे को रखा गया। यह सबसे मजबूत ग्रुप था। और तीसरे ग्रुप में वेल्स नाइस और माइक वार्ड को रखा गया। सभी ग्रुप के साथ हंट ने प्लान बनाया कि हम आगे जाएंगे, कैंप लगाएंगे, फिर वहाँ रुकेंगे, फिर उसके साथ आगे बढ़ेंगे। 15 अप्रैल को सबसे पहले एक ग्रुप, जिसमें हिलेरी, वेंड और वारली थे, इनको आगे भेजा गया। इन्होंने 19,400 फीट पर पहुंचकर वहां कैंप लगाया, जिसके बाद पीछे के 2 ग्रुप आए और वहां रुके। इसे कहा गया कैंप 2। फिर कैंप 2 से आगे बढ़े। फिर 20,200 फुट की ऊंचाई पर यह 22 अप्रैल को पहुंचते हैं। यहाँ पे वे रुके, उसको कहा गया कैंप 3। इसके बाद हंट, बॉल्डरलिन और इवान आगे बढ़े और 1 मई को 21,000 फुट की ऊंचाई पर चौथा कैंप लगाया। इसके बाद 22,000 की फुट पर इन्होंने 5वां कैंप लगाया। अब इस 5वें कैंप को डेथ एरिया भी कहा जाता है, जो सबसे खतरनाक है और जहाँ एक नदी है, उसमें बर्फ़ जमी रहती है, उसमें हमेशा क्रैक की आवाज़ें या टूटने की आवाज़ें आती रहती हैं और इसे पार करना बहुत ही खतरनाक होता है। कैंप 5 पर सभी ने आपस में बातचीत की और डिसाइड हुआ कि एक ग्रुप आगे जाएगा और रास्ता देखेगा, वो रुक कर वहाँ कैंप बनाएगा, उसके बाद पीछे के लोग वहाँ जाएंगे। और इस ग्रुप में सबसे पहले भेजा गया बार्डिलिन और इवान वाइली को। ये आगे 23,000 फुट पर पहुँचे, वहाँ पे कैंप लगाया गया, जिसे कहा गया कैंप 6। इसे लोत्से फेस भी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए अगले ग्रुप में विलफोर्ड और लोन को भेजा गया। उन्होंने 24,000 फुट पर कैंप 7वां लगाया और यहाँ वह 17 मई को पहुँचे। फिर उसके बाद शेरपा, अनिलो और नाइस आगे बढ़े। 21 मई को यह 26,000 फुट पर पहुँचे, वहाँ पे कैंप लगाया गया, जिसे कहते हैं कैंप 8। इसके बाद अब सबसे खतरनाक चढ़ाई होती है, जिसमें सिर्फ हिम्मती और दुस्साहसिक किस्म के लोग ही आगे जा सकते थे। कैंप 8 से आगे बढ़ने के लिए पहले ग्रुप में बॉर्डिलिन और इवान को भेजा गया। ये 26 मई को उनके पीछे थे हेनरी और नोर्गे। बॉर्डिलिन और इवान 28,700 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर वहां रुक गए और इनके पीछे हेनरी और नोर्गे भी पहुंचे।
यहाँ से सिर्फ 300 फुट की दूरी, लेकिन वहाँ अब वह ऐसी चट्टान थी जो बहुत ही तीखी थी और एक तरफ बहुत बड़ी खाई और दूसरे तरफ काफ़ी ऊंचे पर्वत थे जिसको घूम कर जाने में उनको बहुत समय लगता, बहुत सी कठिनाइयाँ। और दूसरी तरफ खाई थी जिसे क्रॉस करके जाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसी चट्टान के ऊपर जाया जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए अब वहाँ सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के वहाँ से कोई आगे जा नहीं सकता था। तो यहाँ पर ईवान का जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसमें खराबी आ गई, जिसे ठीक करने में बहुत समय लगा और उसमें जो गैस थी वह भी लीक हो गई और आधी बची और इतने गैस में आगे की चढ़ाई संभव नहीं थी, जिससे वो लोग हिम्मत हार गए और महीनों की चढ़ाई के कारण भी वह बहुत तेज़ी से थक चुके थे, जिन उनके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद हंट और उन साथियों ने निर्णय लिया कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो 3 ग्रुप में से सिर्फ ग्रुप नंबर 2 जिसमें नोर्गे और हेनरी शामिल थे वो आगे बढ़े और बाकी सभी ग्रुप पीछे चला आया। लेकिन उसी रात जब हेनरी और नोर्गे सो रहे थे तो हेनरी का जूता थोड़ी देर के लिए खुला रह गया था, जिससे उनका पैर पूरी तरह बर्फ़ में जम गया। लेकिन बाद में नोर्गे ने उन्हें गर्म किया और गर्म कपड़ों से बांधा, किसी तरह से उनको पैर को ठीक किया जिससे वो आगे बढ़ने को राजी हुए। लेकिन फिर उनके पास एक दिक्कत आई कि उनके पास सिलेंडर था वो एक ही बचा था और जाने के लिए दोनों को सिलेंडर की ज़रूरत, क्योंकि उसके आगे ऑक्सीजन के बिना जाया नहीं जा सकता था। तो फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नोर्गे ने कहा कोई नहीं, हम आधा ही यूज कर लेंगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ी और वो आगे की तरफ बढ़े। 6:30 बजे नोर्गे और हिलेरी ने आगे बढ़ना शुरू किया। अब उनके पास 2 सिलेंडर थे ऑक्सीजन के। अब बढ़ते बढ़ते 9:30 बजे वह साउथ समिट पर पहुँचे। साउथ समिट वह जगह है जहाँ से सीधे आपको एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है। लेकिन वह रास्ता बहुत ही खतरनाक था। वह इतना पतला रास्ता था कि जिस पर चलना नामुमकिन था, जिसके दोनों तरफ गहरी गहरी खाइयाँ थीं और बर्फ़ से ढके हुए थे और वह इतना पतला था कि एक आदमी भी उस पर कायदे से नहीं चल पाता। तभी हिलेरी ने एक दरार देखी जो बहुत ही पतली थी, जिसमें से एक ही आदमी लेट कर आगे बढ़ सकता। कुछ देर बाद दोनों ने आपस में डिसीजन लिया कि हम इस पतले रास्ते से ही जाएंगे। उस पतले रास्ते में अगर कुछ भी होता तो दोनों बर्फ़ में जम जाते और यह मिशन फेल हो जाता। लेकिन दोनों ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े। लगातार उस पतली दरार में 2 घंटे चलने के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके सामने उनकी जीत थी। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट। 11:30 बजे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखा और इस रास्ते को आज हिलेरी के नाम से जाना जाता है। दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर 15 मिनट बिताए। वहाँ नोर्गे ने मिठाई और एक पेंसिल बर्फ़ में रखी जो उनकी बेटी ने दिया था। नोर्गे की तरफ से एवरेस्ट को एक भेंट थी जो उन्होंने वादा किया था। हिलेरी ने अपना क्रॉस चढ़ाया। ये दिन था 29 मई 1953, 11:30 और नोर्गे की ये ऐतिहासिक फ़ोटो उस समय हिलेरी ने ली थी। लेकिन जब हिलेरी की फ़ोटो लेने की बात आई तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद वे वापस आने लगे। नीचे आते टाइम एक बार बीच में एक बड़ी दरार थी, जिससे हिलेरी ने सोचा कि हम इसे कूद कर पार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो कूदे, जिस पे पैर रखा, वह बर्फ़ टूट गई और वो बहुत तेज़ी से दरार में नीचे जाने लगे। उनको लगा कि अब यह मेरा आखिरी समय है, मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन तभी उनकी रस्सी टाइट हो गई। नोर्गे ने उनको पकड़ लिया और धीरे धीरे उनको ऊपर खींच लिया, जिससे उनकी जान बची और फिर वो वापस आए और ये दुनिया में ऐलान किया कि एवरेस्ट पे अब इंसानों ने अपने पैर रख दिए हैं, अब उस पर जीत हासिल कर ली गई है। इसके बाद हिलेरी और नोर्गे दुनिया में एक हीरो बन गए। तो ये थी आज की जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।